पेरू एक प्राचीन इतिहास वाला देश है जहां अलग अलग संस्कृतियां और साम्राज्य रहे हैं। स्पेनिश लोगों के आने से बहुत पहले पेरू दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का घर था। नॉर्टे चिको क्षेत्र में लगभग 5000 साल पहले केरल सभ्यता फल फूल रही थी। केरल अपने प्रभावशाली पिरामिड और जटिल सामाजिक संरचना के साथ इन शुरुआती पेरूवासियों की कुशलता का प्रमाण है। शुष्क दक्षिणी तट पर नाज़का लोगों ने रेगिस्तान के फर्श पर रहस्यमय रेखाएं और आकृतियां बनाई। ये भूगोल, जिन्हें नाज़का रेखाएं कहा जाता है, पुरातत्वविदों और आगंतुकों को समान रूप से हैरान और मोहित करते रहते हैं। मोचे लोग, जो अपने उत्तम मिट्टी के बर्तनों और जटिल धातु के काम के लिए जाने जाते हैं, उत्तरी तट पर हावी थे। उनके चीनी मिट्टी के बर्तन, जो अक्सर दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं, उनकी संस्कृति और विश्वासों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मोचे कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने प्रभावशाली सिंचाई प्रणाली और एडोब पिरामिड का निर्माण किया, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आगे अंतरदेश की ओर इंडियन हाईलैंड्स में हुआरी साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने सड़कों और शहरी केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया। हुआरी अपने विशिष्ट वस्त्रों और बुनाई में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। जटिल पैटर्न और डिजाइन बनाते थे, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते थे। टिटिकाका झील के आसपास केंद्रित टियाहुआनाको सभ्यता ने प्रभावशाली वास्तुशिल्प खंडहर छोड़े, जिसमें सूर्य का प्रवेश द्वार, एक विशाल मेहराबदार द्वार शामिल है, जो जटिल नक्काशी से सजाया गया है। टियाहुआनाको कुशल किसान थे, जो नवीन कृषि तकनीकों के साथ चुनौतीपूर्ण इंडियन वातावरण के अनुकूल थे। उन्होंने आलू, क्विनोआ और मक्का जैसी फसलें उगाई, जो बाद में इंडियन व्यंजनों का अभिन्न अंग बन गईं। इन पूर्व कोलंबियाई संस्कृतियों ने प्रत्येक अपनी अनूठी परंपराओं और नवाचारों के साथ इनका साम्राज्य के उदय की नींव रखी। 15वीं शताब्दी में इंडियन हाईलैंड से एक शक्तिशाली शक्ति का उदय हुआ, इनका साम्राज्य। कुस्को में अपनी राजधानी से इनका ने सैन्य विजय और कूटनीति के माध्यम से अपने दायरे का विस्तार किया, एक विशाल क्षेत्र को एकजुट किया, जो वर्तमान कोलंबिया से चिली तक फैला हुआ था। इनका ने अपने साम्राज्य को तवांतिनसुयु कहा, जिसका अर्थ है 4 क्षेत्र, जो उनके दायरे के 4 क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण मिलन में उनके विश्वास को दर्शाता है। इनका अपनी परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे, जिसने उन्हें अपने विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से शासित करने की अनुमति दी। उन्होंने सड़कों की एक जटिल प्रणाली विकसित की, जिसे कापाक नान के नाम से जाना जाता है, जो 25,000 मील से अधिक तक फैली हुई थी, जो उनके साम्राज्य के सबसे दूर के इलाकों को जोड़ती थी। इन सड़कों ने संचार, व्यापार और सेनाओं की आवाजाही को सुगम बनाया, जिससे इनका अपने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रख सके। इनका कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने प्रभावशाली पत्थर के शहरों, मंदिरों और किलों का निर्माण किया, अक्सर बिना मोर्टार के। माचू पिच्चू, इनका का खोया हुआ शहर, उनके वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। एंडीज पर्वत में ऊंचा स्थित माचू पिच्चू इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ सहजता से मिश्रित है। हालांकि इनका साम्राज्य अल्पकालिक था। 1532 में एक स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिजारो सैनिकों के एक छोटे समूह के साथ पेरू पहुंचा। हाल ही में गृहयुद्ध से कमजोर और यूरोपीय बीमारियों से तबाह हुए इनका स्पेनिश आक्रमणकारियों के लिए तैयार नहीं थे। पिजारो ने चालाकी और क्रूरता के संयोग से इनका सम्राट अताहुल्पा पर कब्जा कर लिया और उसे फिरौती के लिए रखा। सोने और चांदी से भरा एक कमरा मिलने के बावजूद पिजारो ने अताहुल्पा को मार डाला, जिससे इनका साम्राज्य अराजकता में डूब गया। पेरू की स्पेनिश विजय ने देश के इतिहास में एक मोड़ दिया, जिससे इनका साम्राज्य का पतन हुआ और स्पेनिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। स्पेनिश लोगों ने अपने बेहतर हथियारों और क्रूर महत्वाकांक्षा के साथ इनका साम्राज्य को जल्दी से अपने अधीन कर लिया। उन्होंने लीमा को अपनी नई उपनिवेश पेरू के वायसरायल्टी की राजधानी के रूप में स्थापित किया, जो दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश शक्ति का केंद्र बन जाएगा। स्पेनिश ने अपनी भाषा, धर्म और रीति रिवाजों को स्वदेशी आबादी पर थोपा। उन्होंने पोटोसी के विशाल चांदी के भंडार का शोषण किया, कीमती धातु को निकालने के लिए जबरन स्वदेशी श्रम का उपयोग किया, जो स्पेन वापस चला गया। स्पेनिश ताज को समृद्ध किया और एक वैश्विक साम्राज्य के उदय को बढ़ावा दिया। जबरन श्रम, बीमारी और सांस्कृतिक उत्पीड़न के अधीन स्वदेशी आबादी में
तेजी से गिरावट आई। स्पेनिश ने एक नया सामाजिक क्रम पेश किया जिसमें वे खुद शीर्ष पर थे। उसके बाद क्रेओल्स, अमेरिका में पैदा हुए स्पेनिश मूल के व्यक्ति। उनके नीचे मेस्टिजो थे, मिश्रित स्पेनिश और स्वदेशी वंश के, और सबसे नीचे स्वदेशी लोग थे जो औपनिवेशिक समाज के हाशिए पर थे। कैथोलिक चर्च ने स्पेनिश औपनिवेशिक शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया और पूरे वायसरायल्टी में मिशन और चर्च स्थापित किए। चर्च ने काफी धन और शक्ति अर्जित की, एक प्रमुख जमींदार बन गया और उपनिवेश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भूमिका निभाई। दमनकारी परिस्थितियों के बावजूद स्पेनिश शासन का स्वदेशी प्रतिरोध जारी रहा। 1780 में इनका सम्राटों के वंश का दावा करने वाले एक स्वदेशी रईस तुपैक अमारू द्वितीय ने स्पेनिश के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह पूरे एंडीज में फैल गया, स्पेनिश अधिकार को चुनौती दी और स्वतंत्रता की उम्मीदों को प्रेरित किया। हालांकि विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया था, लेकिन इसने स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्निहित तनावों और असमानताओं को उजागर किया। तुपैक अमारू द्वितीय की विरासत ने स्वदेशी प्रतिरोध आंदोलनों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों को प्रेरित करना जारी रखा। 19वीं सदी में लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलनों का उदय हुआ, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ज्ञानोदय आदर्शों से प्रेरित थे। पेरू ने भी क्रांतिकारी भावना को पकड़ लिया। 1821 में अर्जेंटीना के एक जनरल जोस डी सैन मार्टिन ने पेरू की स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि ये वेनेजुएला के एक क्रांतिकारी नेता सिमोन बोलीवर थे, जिन्होंने 1824 में अयाकुचो के निर्णायक युद्ध के बाद पेरू की स्वतंत्रता हासिल की। गणतंत्र के शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पेरू ने अपनी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने, एक स्थिर सरकार स्थापित करने और अपनी विविध आबादी